देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। फिक्र आपकी में अगले 1 घंटे तक आपको आपकी फिक्र से जुड़ी हर खबर दिखाएंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, नजर डालते हैं आज की आपकी फिक्र से जुड़ी खबरों पर। 3 पॉइंट, कोरोना की 13वीं TV9 भारतवर्ष की बड़ी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। चीन ने बोला झूठ, WHO ने दिया साथ। कोरोना विलेन की काली करतूत आपके सामने लाएंगे। लाखों संक्रमित, अकेले देवदूत, अस्पताल से निकली बड़ी फिक्र। वो डराएं, वो पूजे भी जाएं। आपको दिखाएंगे चमगादड़ों के साथ कहां मना जश्न। आया निसर्ग, टूटा कहर। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 राज्यों पर टूटी कैसी आफत, ये भी आपको बताएंगे। और आजकल हमारे मन में एक ही फिक्र है। हम सोते जागते, उठते बैठते हर वक्त कोरोना के आंकड़ों की ओर देखते रहते हैं। हर किसी के मन में जरूरत से ज्यादा डर बैठा हुआ है। जिसे कोरोना है वो तो डरा ही हुआ है, जिसे नहीं है वो भी डरा हुआ है। जो घर में बैठा है वो भी डरा हुआ है, जो दफ्तर जा रहा है वो भी डरा है। आज हम आपको आपके अंदर का ये डर भगाने की कोशिश करेंगे और TV9 भारतवर्ष की वो केस स्टडी दिखाएंगे जिसे देखकर आप कोरोना की फिक्र छोड़कर अपने कर्मों से जुड़ जाएंगे। तो साथ में यह भी बताएंगे कि कोरोना विलेन ने कौन सा काम नहीं किया होता तो आज आपको डरने की शायद जरूरत ही नहीं होती। तो साथ में यह भी बताएंगे कि कुदरत से आ रही आफत ने कैसे मुंबई को बख्श दिया। निसर्ग की आफत पर भी आएंगे, लेकिन पहले कोरोना की 13वीं के 3 पॉइंट। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख पार हो गई है, तो उसके बाद से ही देश में दहशत का माहौल है। जिस तरह यह आंकड़ा देश के जहन में मंडरा रहा है, उससे लगता है मानो हम सबकी 70 दिन की तपस्या व्यर्थ हो गई और अब कोरोना से बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। बल्कि सच इसके बिल्कुल विपरीत है। कम से कम भारत के संदर्भ में हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि कोरोना कोई आम फ्लू से ज्यादा घातक नहीं है। ये हम क्यों कह रहे हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं। सच यह है कि दुनिया में अगर कोई मुल्क है जिसे कोरोना से कम डरने का हक मिला है तो वो है भारत। ये मेरी देशभक्ति नहीं बोल रही है, बल्कि ताजा तरीन आंकड़े बता रहे हैं। जी हां, जिस आंकड़े को देखकर आप अपने अंदर और पूरे देश में डर पनपने दे रहे हैं, आइए आपको बताते हैं क्यों हमको डरना नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ कोरोना के खिलाफ जंग को अब आगे बढ़ाना है। मैंने बात की आंकड़ों की, लेकिन मैं इसकी शुरुआत भारी भरकम आंकड़ों से नहीं करूंगा। पहले अपने अनुभव की बात रखता हूं ताकि आपको सरल तरीके से समझा सकूं। तो शुरू करता हूं TV9 नेटवर्क की, जहां मैं काम करता हूं। नेटवर्क के करीब 30 साथी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। चौंकिए मत, आगे सुनिए। इन 30 लोगों में से 24 एसिम्प्टोमेटिक थे और 4 लोगों को हल्के सिम्टम थे। इनमें से सिर्फ एक को इलाज की जरूरत पड़ी क्योंकि वो डायबिटिक थे। यानी ऊपर वाले की कृपा से मेरे 30 में से 29 साथी बिल्कुल ठीक हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना को हम हद से ज्यादा घातक मान बैठे हैं और इस खौफ और डर को आधार बनाकर हम आगे की युद्ध की रणनीति तय कर रहे हैं। जबकि कोई बच्चा भी बता देगा कि गलत आधार पर बनाए गए प्लान कारगर नहीं हो सकते। मैंने 30 में से 29 साथियों के बारे में ही बताया, तो आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा कि हमारा 30वां साथी कैसा है। तो डरिए मत, वो भी ठीक है, बल्कि उनका केस तो और भी चौंकाने वाला है। 32 साल के ये साथी एक कैंसर सर्वाइवर है। 4 साल पहले इस भयानक बीमारी से होकर निकले हैं। साथ में थायराइड के मरीज भी हैं, क्योंकि कैंसर की वजह से उनके थायराइड ग्लैंड को निकालना पड़ा। आज वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और होम क्वारंटीन में हैं। तो एक बार फिर गौर कीजिए, 30 लोगों में से 30 साथी बिल्कुल ठीक हैं। 2 साथी को मॉर्बिड थे, यानी संक्रमण से पहले से ही कुछ बीमारी से ग्रस्त थे। वो भी कोरोना को मात देकर निकल आए। मुझे यकीन है आपके इर्द गिर्द भी ऐसा ही कुछ नजारा होगा। संक्रमित होने के बाद भी 100 में से 97 लोग ठीक हो रहे होंगे, लेकिन आपके दिल में डर बैठ गया है। सिर्फ आपके नहीं, सरकारों और पूरे देश के दिल में भी। तो अब अगर मैं ये कहूं कि ये डर तर्कसंगत नहीं है, तो आप कहेंगे कि एक हमारे ऑफिस के आंकड़े पर देश का कोरोना का चित्र नहीं खींचा जा सकता। तो आपका तर्क भी बिल्कुल ठीक है। इसीलिए अब बात करते हैं देश के ही आंकड़ों की। दरअसल जो आंकड़े देखकर डरने का रोज
हम कार्यक्रम बना लेते हैं वो कुल संक्रमण की संख्या है। पहले तो जानिए कि ये संख्या ही गलत, यानी कि इस संख्या को मानना ही गलत है। ताजा उदाहरण लेते हैं। आज कुल संक्रमण है 2,08,000 से ज्यादा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज भारत में 2,08,000 से ज्यादा मरीज हैं। बिल्कुल नहीं। ये आंकड़ा आपको बताता है कि 30 जनवरी से जब कोरोना का पहला केस सामने आया तब से लेकर आज तक कितने संक्रमित हुए। जबकि हमको जो आंकड़ा देखना चाहिए वो ये है जिसे एक्टिव केस कहते हैं। तो आज कितने एक्टिव केस हैं? सिर्फ 1,01,000, यानी जिस आंकड़े को देखकर हमारा दिल कांपने लगता है उसका आधा। तो इस बात को आज गांठ मान लीजिए कि कुल केस का आंकड़ा कोई मायने नहीं रखता। आज से आंकड़े देखने का नजरिया बदल डालिए। कुल संक्रमण नहीं, एक्टिव केस कितने हैं वो देखिए। अव्वल तो यह होगा कि इससे आपका आधा डर हो जाएगा और फिर आप साफ देख पाएंगे कि आंकड़े सही में क्या कह रहे हैं। हर युद्ध का एक लक्ष्य होता है और कोरोना के खिलाफ युद्ध में लक्ष्य बहुत सीधा है। हर देश को अपने नागरिकों की जान बचाना है। इस सीधे मापदंड पर भारत सारे विकसित देशों से भी ज्यादा सफल रहा है। जैसे हमने आपको फिक्र में कई बार बताया, भारत में मृत्यु दर इन सबसे बहुत कम है। भारत में जहां मृत्यु दर 2.82 है, दुनिया में एवरेज 6.13 है, यानी भारत की मृत्यु दर दुनिया से आधी है। और इसी मृतकों की संख्या में ही छिपी है हमारे 70 दिनों की तपस्या की सीख। अब आपको बताते हैं वो सीख क्या है। बुजुर्ग यानी 60 साल से ऊपर के लोग भारत की आबादी का सिर्फ 10% है, लेकिन कोरोना से मरने वालों में 50% से ज्यादा लोग इसी वर्ग से हैं। तो नोट कर लेने की बात यह है कि हमें चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों को कोरोना से बचाएं। ये पॉइंट याद रखिए क्योंकि आगे फिर इसका जिक्र होगा। अब एक और आंकड़े पर नजर डालते हैं। मरने वालों में 73% लोग कोमोबिलिटी की वजह से जान गंवा बैठे, यानी पहले से मौजूद बीमारी जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारी, अस्थमा और अन्य बीमारियां। मतलब 5600 लोगों में से 4088 लोग पहले ही बीमारी से जूझ रहे थे और कोरोना ने इस कमजोरी की वजह से उनको मात दे दिया। दूसरी बात नोट करिए, कोरोना कमजोर और बीमार लोगों को निशाना बनाता है। अब रुक करते हैं एक और सच की तरफ। हमने पहले बताया कि 100 में से 97 लोग ठीक हो रहे हैं। इन 97 लोगों में से सिर्फ 12 लोगों को इलाज की जरूरत पड़ी। बाकी 85 लोग अपनी ही बॉडी की इम्यूनिटी से कोरोना को भगा रहे हैं। इनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखे। 85% लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं। अब तीसरी बात नोट करिए, कोरोना के खिलाफ दवा बनी नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी इम्यूनिटी इसे भगाने के लिए काफी है। इस सच का मतलब समझिए, 85% एसिम्प्टोमेटिक का मतलब यह है कि इन लोगों को टेस्ट नहीं करते तो पता ही नहीं चलता कि ये संक्रमित भी हैं। इस हिसाब से हो सकता है कि भारत में किसी वक्त पर लाखों लोग संक्रमित हो, लेकिन वो संक्रमित हैं ये जानते हैं नहीं, लेकिन वो संक्रमित हैं ये जानते ही नहीं। अपनी बॉडी इम्यूनिटी से कोरोना को मात दे रहे हैं। तो इससे बड़ी राहत भारत के लिए क्या हो सकती है? अब जब देश जान भी जहान भी की ओर अग्रसर है, अब जब हमें अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए स्वस्थ लोगों को काम पर भेजने की सख्त जरूरत है, तो हमें सिर्फ इन्हीं 3 सच पर फोकस करना होगा। ये 3 सच है। इसका मतलब साफ है कि हमें हमारे बुजुर्ग और कोमॉर्बिड आबादी को कोरोना से बचाना है। पूरे के पूरे देश को अब ना तो छिपने की जरूरत है न डरने की। अजीब लगता है जब फैक्ट्स साफ तौर पर यह बताते हैं कि भारत की आबादी को कोरोना से कोई खतरा नहीं है, तो सरकार के नियम कायदे ऐसे क्यों हैं कि एक भी कोरोना केस हो जाने पर पूरी कॉलोनी की कॉलोनी और दफ्तर के दफ्तर बंद करने पर जोर दिया जाता है। मार्च में जब दुनिया और भारत के सामने कोरोना के बारे में जानकारी न के बराबर थी, तब डर वाजिब था। एक रिस्क से लाखों जान जोखिम में होती, लेकिन अब हम जानते हैं कि कोरोना से जान को ज्यादा खतरा नहीं है। तो डर से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा, सरकारों को भी और हमें भी। तो हमने आपको TV9 नेटवर्क के कोरोना केस के बारे में बताया और सरकार के ही आंकड़ों से आपका डर दूर भगाया। और अब यह भी जान लीजिए कि इस समय देश में कुल संक्रमित 2,08,000 से ज्यादा हैं, तो एक्टिव केस 1,01,000 से ज्यादा और रिकवरी 1,01,000 मरीजों की हो चुकी है। और जैसा कि हम आपको लगातार कहते आए हैं, कोरोना भारत के लिए एक सीजनल फ्लू से ज्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए अब आपको सोचना है, डर के आगे जीत भी है, जिंदगी भी और राष्ट्र निर्माण भी।
वैसे तो पूरी दुनिया ही कोरोना से जीत गई होती अगर कोरोना के जन्मदाता चीन ने इसे छिपाने का गंभीर अपराध ना किया होता। चीन के वुहान में 10 दिसंबर को ही केस आया था और अब यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि चीन ने कैसे इस मामले में खतरनाक लीपापोती की और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO उसके आज्ञाकारी भाई की तरह उसके गुनाह में शामिल रहा। देखिए ये खास रिपोर्ट। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने चीन की कोरोना साजिश को लेकर बार बार सवाल उठाए और आखिरकार वो सवाल अब सच भी साबित हो रहे हैं। चीन ने कैसे पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस हद तक जाकर चीन की साजिश में साथ निभाया, इसे उजागर किया है न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस यानी AP ने। AP ने यह सनसनीखेज खुलासा आंतरिक दस्तावेज, ईमेल और दर्जनों इंटरव्यू के हवाले से किया। अब आप जानिए कि WHO ने कोरोना साजिश में कैसे चीन का साथ दिया। चीन ने कोरोना वायरस से जुड़ी कौन कौन सी बात दुनिया से छिपाई। चीन का कोरोना चक्र डीकोड। दरअसल ये वो सच्चाई है जिसे छिपाकर चीन ने पूरी दुनिया को कोरोना की भट्टी में झोंक दिया, अरबों खरबों लोगों को संकट में डाल दिया। चीन ने गंभीर नहीं बल्कि बहुत ही गंभीर अपराध किए हैं। जनवरी के महीने में जब दुनिया सहमी हुई थी तब WHO ने कोरोना जंग को लेकर चीन की तारीफ में कसीदे पढ़े। WHO ने कहा कि चीन की सरकार ने काफी तत्परता के साथ वायरस का जेनेटिक मैप शेयर किया है, जबकि सच्चाई यह है कि चीनी अधिकारी कई हफ्तों तक जेनेटिक मैप या जीनोम को दबाए बैठे रहे। चीन के अधिकारियों ने जानलेवा कोरोना के जीनोम की जानकारी 11 जनवरी को वायरोलॉजी एजेंसी की वेबसाइट पर सार्वजनिक की, जबकि कोरोना वायरस 2 जनवरी को ही डीकोड कर लिया गया था। और हद तो यह है कि WHO ने वर्ल्ड इमरजेंसी 30 जनवरी को घोषित की, वो भी तब जब महामारी के फैलने का प्रकोप 100 से 200 गुना बढ़ गया था। अब आपको बता दें कि चीन में दिसंबर के महीने में ही कोरोना वायरस फैल रहा था, लेकिन उसने इस वायरस के जोखिम के बारे में दुनिया के किसी भी देश या WHO को जानकारी नहीं दी। अब AP ने चीन की पोल खोलने वाली अपनी रिपोर्ट में कहा है कि WHO खुद भी इस बात को लेकर चिंतित था कि कोरोना से खतरे का आकलन करने के लिए चीन उसको पर्याप्त सूचनाएं मुहैया नहीं करा रहा है, जिससे पूरी दुनिया अपने बचाव की तैयारी नहीं कर पा रही है। हर देश का कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है। एक बैठक में WHO के टॉप ऑफिसर डॉक्टर गॉडेन गालिया ने कहा था कि चीन अपने सरकारी चैनल CCTV पर सूचना प्रसारित होने से महज 15 मिनट पहले जानकारी साझा कर रहा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दुनिया का कोई भी मुल्क उन आंकड़ों को बाकी देशों से साझा करने के लिए बाध्य होता है जिससे जन स्वास्थ्य पर असर पड़ता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार चीन ने दुनिया भर के देशों से कोरोना की जानकारी छुपाई क्यों? इसके पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। पहला, चीन नहीं चाहता था कि उस पर यह आरोप लगे कि जानलेवा कोरोना वायरस का जन्मदाता वही है, और दूसरा कि चीन यह भी छिपाना चाहता था कि उसके लैब में यह वायरस क्यों बनाया गया। कहा तो यहां तक जाता है कि वर्ल्ड सुपर पावर बनने के लिए चीन ने अपने लैब में कोविड-19 वायरस को जन्म दिया ताकि दूसरे ताकतवर मुल्कों से जंग में इसका इस्तेमाल जैविक हथियार के तौर पर किया जा सके। लेकिन कोविड संकट बढ़ने के साथ ही चीन की एक कारगुजारी दुनिया के सामने आने लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना साजिश को लेकर चीन को कई बार खुली धमकी दी, यहां तक कि अमेरिका में चीन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। और अब चीन WHO की मिलीभगत सामने आने के बाद अमेरिका ने WHO से सारे रिश्ते तोड़ लिए। चीन की इस साजिश को लेकर 2 जून को प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फोन पर चर्चा हुई। अब जानिए, अगर चीन शुरू से ही अगर कोविड जानकारी मुहैया कराता तो क्या होता। एसोसिएटेड प्रेस के दस्तावेजों के मुताबिक चीन ने WHO और पूरी दुनिया से कोरोना के जन्म और जीनोम के अलावा डिजाइन, टेस्ट, ड्रग्स और वैक्सीन के बारे में जानकारी छुपाई, जबकि समय रहते अगर ये जानकारी सभी देशों को मिल जाती तो इस संकट को शुरुआत में ही खत्म करने में मदद मिलती और पूरी दुनिया कोविड की आग से इस कदर झुलसने से बच जाती। तो देखिए, चीन की साजिशों की ही बात हो रही है और एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। चीन अमेरिका तनाव से जुड़ी ही बहुत बड़ी खबर है। चीन के खिलाफ ट्रंप प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका ने चीन की विमान सेवा पर रोक लगा दी है। 16 जून से चीन से अमेरिका आने वाले उड़ानों पर यह रोक तामील कर दी गई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच टेंशन कितना बढ़ चुका है। 16 जून से विमान सेवा पर अमेरिका ने रोक लगा दी है, यानी चीन से कोई भी विमान अमेरिका नहीं आ पाएगा। ट्रंप प्रशासन ने बहुत बड़ा फैसला लिया है चीन के खिलाफ। तो
तो दुनिया इस वक्त कोरोना के कहर से जिस वजह से जूझ रही है उसकी वजह है चीन और उसका साथी WHO, जो अंदर से तो परेशान रहा लेकिन चीन के दबाव में सच छिपाता रहा। और अब वक्त है हमारे फिक्रनामे का। सच यह भी है कि इस महामारी से लड़ना इतना मुश्किल नहीं होता अगर सारे राज्यों की सरकारें मठाधीश की तरह व्यवहार न करती। लॉकडाउन 4 के बाद यूं तो देश में अनलॉक हो गया है, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही को लेकर खास तौर पर दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर कंफ्यूजन वैसे ही बरकरार है जैसे लॉकडाउन के दौरान था। और उसका नतीजा यह हो रहा है कि बॉर्डर पर जैम लग रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए आज का फिक्रनामा। ये तस्वीर दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर की है और यहाँ कंफ्यूजन के कारण अनलॉक 1 में भी लोगों को जाम से जूझना पड़ा। मेरे पीछे ठीक जो बैरिकेड देख रहे हैं ये दिल्ली पुलिस की बैरिकेड है, जहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ जा रही है उन्हें जाने से पहले यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है वो उन्हें चेक कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं सभी को सीएम केजरीवाल ने सील किया हुआ है। लेकिन ये बंदिश सिर्फ फरीदाबाद से दिल्ली जाने के लिए दिखी। दिल्ली से फरीदाबाद जाने वाली सड़क खुली दिखी। ठीक बगल में जो फरीदाबाद बॉर्डर है, जो दिल्ली से आने वाले लोगों को फरीदाबाद में एंट्री के लिए जिस बैरिकेडिंग को क्रॉस करनी पड़ती है वो सड़कें पूरी तरीके से खुली हुई है। तो दिल्ली से लोग हरियाणा आ सकते हैं फरीदाबाद के रास्ते, बॉर्डर खुली है। लेकिन हरियाणा से दिल्ली जाने से पहले उन्हें जो ज़रूरी जो दस्तावेज है, जो ई पास है, उसके अलावा जिन लोगों इसेंशियल सर्विस के लिए जिनको अलाउ किया गया है उन लोगों को जाना अलाउ है। आम लोगों के साथ साथ पुलिस वाले भी कंफ्यूज हैं और उसकी वजह है राज्य सरकारों के रोज नए फैसले। कभी बॉर्डर खोलना, कभी सील कर देना। हरियाणा सरकार ने पहले 1 जून तक बॉर्डर सील रखे, फिर 2 जून को खोला। अब दोबारा बंदिशें लागू हैं कि जो लोग ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं या फिर जिनके पास ई पास है वही लोग दिल्ली के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। आने जाने वाली हर गाड़ी को रोक रहे हैं। बाकायदा जो ड्राइवर है उससे पास या फिर उसका आई कार्ड, जो भी चीज़ें उनके पास मुहैया है जिसके चलते वो बता सके कि वो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हैं या फिर उनके पास ई पास है, वो देख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस वालों ने कई गाड़ियाँ जो है रोकी हुई है और काफ़ी लंबा जाम जो है वो लग चुका है। अनलॉक 1 में केंद्र सरकार की ओर से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत दी गई। किसी पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इस पर फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया। अब राज्यों को अधिकार मिला तो दिल्ली ने 8 जून तक बॉर्डर सील कर दिए और हरियाणा ने भी तल्ख तेवरों के साथ दिल्ली से सटी सीमाएं फिर सील कर दी। 1 हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। MHA ने गाइडलाइंस दी थी इंटरस्टेट के सभी बॉर्डर्स खोल दिए जाएं। हमने भी एक प्रारंभिक जो उसके लिए फैसला लिया था कि इंटरस्टेट बॉर्डर खोले जाएं, लेकिन इसमें दिल्ली सरकार की ओर से भी थोड़ा विरोध आया कि नहीं, इंटरस्टेट बॉर्डर हमें नहीं खोलने चाहिए। तो हमारे तो पहले ही बंद थे कि ये इंटरस्टेट मामलों में दोनों स्टेट्स की सहमति चाहिए। MHA ने भी यही कहा है। मतलब जैसे ही केंद्र ने राज्यों को फैसले का अधिकार दिया, वैसे ही अपने अपने नियम कायदे बनाना शुरू कर दिए, जिससे लोगों में कंफ्यूजन बरकरार है। और नतीजा ये कि अनलॉक 1 में भी दिल्ली नोएडा बॉर्डर जाम है। गाड़ियों की लंबी कतारें और दस्तावेजों का पूछताछ का सिलसिला जारी है। पहले तो सिर्फ दिल्ली से नोएडा जाने वाले को परेशानी होती थी, लेकिन अब नोएडा से दिल्ली में प्रवेश करने वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नोएडा और दिल्ली दोनों प्रशासकों ने बॉर्डर सील कर दिए हैं। यहाँ पर DND पर जाम लगना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वापस भेज दिया जा रहा है, जिनके पास ID कार्ड नहीं है, जिनके पास मूवमेंट पास नहीं है, लिहाजा लोग परेशान भी हो रहे हैं। यूं तो अनलॉक 1 में यूपी सरकार ने दूसरे राज्यों में जाने की इजाजत दे दी, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर फैसला नोएडा और गाजियाबाद के DM के ऊपर छोड़ा गया। नोएडा के DM ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर पहले की तरह बंद रखने का फरमान जारी किया। दलील ये दी कि 20 दिनों में जितने कोरोना के मामले सामने आए उनमें 42% केस दिल्ली की वजह से हैं। नोएडा की तरह गाजियाबाद के DM ने लॉकडाउन 4 जैसी यथास्थिति बरकरार रखने का फैसला किया, जिससे लॉकडाउन में राहत के बाद भी लोगों की परेशानी कम नहीं हुई। जिस तरह से दिल्ली और यूपी में प्रशासकों ने साफ कह दिया कि बॉर्डर सील रहेंगे, उसके बाद से जो ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ पर ID चेक कर रहे हैं, मूवमेंट पास चेक कर रहे हैं, ID कार्ड चेक किए बिना, मूवमेंट पास चेक किए बिना बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली और यूपी में प्रशासकों ने ये साफ कह दिया है कि बॉर्डर सील रहेंगे, उसके बाद से जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है, जो जवान है पुलिस
कि वो किस तरह से यहाँ पर लोगों के आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं, मूवमेंट पास चेक कर रहे हैं, और जो पुलिसकर्मी है वो बिना किसी के आईडी कार्ड चेक किए बिना, मूवमेंट पास चेक किए बिना लोगों को यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ भावना किशोर, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और फिक्र की बात यह है कि इसमें जनता ही कंफ्यूज नहीं है, घर से निकलने वाले कोरोना वॉरियर्स भी कंफ्यूज हो रहे हैं, पुलिस भी कंफ्यूज है, और तो और सरकारें भी कंफ्यूज हैं। और कोरोना के इस दौर में अब हमें कंफ्यूजन हटाने और डर दूर भगाने की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन जब देवदूत ही डरने लगे तो फिर फिक्र कौन दूर करेगा? महानगर मुंबई, जिसे कोरोना का रण क्षेत्र कहा जा सकता है, लेकिन जंग लगे हथियारों से लड़ाई कैसे जीती जाएगी? यहां के अस्पतालों में इलाज कर रहे डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वो हथियार ही नहीं दिए गए जिससे कोरोना को हराया जा सकता है। मुंबई का KEM यानी किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल की जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देंगी। The pathetic condition of government hospitals. Over here, this presently, since last several days, we don't have staff nurses, we don't have healthcare workers, we don't have servants to help the patients. Only 3 residents, including me, are working here. So we are overburdened. We are unable to manage this 35 patients on our own. I hope that people will listen to the plight of patients who get treated in a government setup like this. India spends such a ridiculously small amount of GDP on healthcare, and this is no surprise. This was the कोरोना काल का सबसे विभत्स वीडियो। मरीज वेंटिलेटर पर है, लेकिन प्रशासनिक लचर व्यवस्था ने डॉक्टरों को भी असहाय बना दिया। तस्वीर मुंबई के सरकारी अस्पताल KEM यानी किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल की है, और इस वीडियो को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी अस्पताल का एक डॉक्टर है। लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टर को ये वीडियो बनाने की नौबत क्यों आई? दरअसल मुंबई में लगातार कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन इन मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स यानी फ्रंट लाइन वॉरियर्स को उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया गया है। खास तौर पर सरकारी अस्पताल के हालात और भी ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। इसीलिए KEM अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपनी समस्याओं से जुड़ा एक खुला पत्र लिखा, जिसमें बतौर सबूत ये वीडियो अटैच किया गया। So we are overburdened. We are unable to manage this 35 patients on our own. Several attempts and several calls have been sent to the higher authorities. Nobody is doing nothing. कोरोना काल में भी हालात ऐसे हैं कि अस्पताल के बिस्तरों पर क्षमता से ज्यादा मरीजों को रखा जा रहा है, जिसका सबूत ये वीडियो है। इसके साथ ही खत में जो लिखा गया वो चौंकाने वाला है। KEM अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की शिफ्ट छोटी करने की मांग है। इसके अलावा कोविड-19 की जाँच के लिए एक अलग वार्ड मांगा गया है। वहीं ये भी लिखा गया है कि KEM अस्पताल में 4th ग्रेड स्टाफ और नर्स की कमी है। कोरोना काल में डॉक्टरों पर बोझ बढ़ा है, इसे कम किया जाए। डॉक्टरों की मांग बेहद बुनियादी है। तो सोचिए कि मुंबई में जब से कोरोना संक्रमण फैला है तब से लेकर अब तक ये डॉक्टर किस परिस्थिति में मरीजों का इलाज कर रहे होंगे। सबूत इस वीडियो में देखिए। KEM अस्पताल में 35 कोरोना पीड़ित मरीजों को एक ही वार्ड में रखा गया है, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ 3 डॉक्टरों पर है। न तो कोई कर्मचारी मौजूद है, न ही कोई नर्स। अब अगर हर छोटी बड़ी ज़रूरत डॉक्टर पूरी करते रहेंगे तो फिर इलाज कैसे होगा? क्योंकि मरीज पहले ही बीमार हैं और उनके इलाज में लगे डॉक्टर असहाय। संक्रमण का खतरा इन डॉक्टरों को भी है, क्योंकि यहाँ गंभीर मरीज हैं जिन्हें नैतिकता के नाते डॉक्टर मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर अधिकारियों तक भी शिकायत पहुंचाते हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। अलबत्ता इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस विधायक नितेश राणे ने ट्वीट कर CM उद्धव ठाकरे से मदद करने की अपील की है। ये है कोरोना काल में मुंबई के सरकारी KEM अस्पताल के हालात। अब अंदाज़ा लगाइए कि कैसे मुंबई कोरोना मुक्त होगा। क्या बिना मेडिकल स्टाफ के लड़ाई लड़ी जा सकती है? सिर्फ दबाव कम करने के लिए निजी अस्पतालों की मदद ही काफ़ी होगी, या फिर सरकारी अस्पतालों को सुविधा युक्त बनाना जरूरी है? और कोरोना काल में संपूर्ण लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे छूट मिल रही है, लेकिन जिंदगी को कोरोना के साथ ही सामान्य बनाया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई जिंदगी सामान्य हो सकेगी? फिक्र उन कोरोना वॉरियर्स की है जो फ्रंट लाइन में कोरोना और आम लोगों के बीच
ढाल बनकर खड़े हैं। ये फ्रंट लाइन वॉरियर हैं हमारे अस्पतालों के कर्मचारी और डॉक्टर्स। आज कोरोना के एपिसेंटर मुंबई के जसलोक अस्पताल की केस स्टडी देखिए और खुद तय कीजिए आपको क्या करना है। देश की आर्थिक राजधानी और कोरोना का एपिसेंटर मुंबई। कोरोना के खिलाफ लड़ रहे मुंबई के जसलोक अस्पताल है ये, जहां कई डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। बावजूद इसके यही अस्पताल अब भी कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना काल के संकट मोचक के रूप में जसलोक अस्पताल का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि मुंबई में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था तकरीबन ध्वस्त हो गई थी। इस स्थिति में निजी अस्पतालों पर दबाव पड़ गया और इस दबाव का सामना कैसे हो रहा है ये इस केस स्टडी में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स के सामने खड़ी चुनौती का एहसास कर सकें। इस वक्त मैं जसलोक अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहा हूं और यहां पर जो थर्मल स्कैनर लगा हुआ है कैमरा, उसके ज़रिए मेरे बॉडी का टेम्परेचर जो है लिया जा रहा है और बगल में एक मशीन है, उसे हम कैमरे के ज़रिए दिखाने की कोशिश करते हैं और बताएंगे कि कितना इस वक्त टेम्परेचर है। यहाँ पे अगर मैं खड़े रहता हूँ और इस वक्त आप इस पर देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो जो है दिखाई दे रहा है मेरे बॉडी का, यानी कि मुझे सिग्नल मिल गया है अंदर आने का। मुंबई के जसलोक अस्पताल में कोरोना के इलाज के लिए 35 बेड बनाए गए हैं, जिसमें से 8 आईसीयू बेड भी शामिल हैं। और जैसा कि आपने देखा कि इस अस्पताल में दाखिल होते ही पहले टेम्परेचर देखा गया, वैसे ही हर आने वाले व्यक्ति के साथ होता है ताकि महामारी अस्पताल के जरिए ना फैल सके। इस जांच से गुजरने के बाद ही डॉक्टर से मुलाकात संभव है। हमने भी डॉक्टर की ही गाइडलाइन में कोविड केयर वार्ड में जाने के लिए प्रोटेक्शन किट पहनी। तमाम एहतियात के साथ TV9 भारतवर्ष का कैमरा भी कोविड केयर वार्ड में दाखिल होता है। वार्ड के अंदर तक जाने के लिए 4 दरवाजों को पार करना पड़ा और दरवाजों के पार कोरोना के मरीज नजर आए। यहाँ डॉक्टर पूरी सावधानी के साथ इलाज करते हैं। सबसे बड़ी परेशानी फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के लिए यह है कि अगर एक बार उन्होंने PPE किट पहन ली तो फिर लगातार 6 घंटे तक उन्हें एक ही स्थिति में रहना होता है। काफी कंटिन्यूअस डिजीज है, सीरियस डिजीज है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है अभी। एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज कि जो हम अभी मैं आपको ड्रेस जो हम पहनेंगे 6 आवर्स के लिए कंटिन्यूसली वो पहनना पड़ता है। सो आप उसमें पानी भी नहीं पी सकते, उसमें नेचुरल कॉल्स अटेंड नहीं कर सकते उसमें, तो बिल्कुल आपको 6 आवर्स के लिए वो कंटिन्यूसली ड्रेस पहनना पड़ता है। तो डिफिकल्ट सिचुएशन है, बट हम इसलिए करते हैं बिकॉज वी आर देयर टू सेव द पेशेंट्स। कोविड केयर वार्ड में ना तो मेडिकल स्टाफ कुछ खा सकता है, ना पी सकता है, यहां तक कि अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। एक टीम बाहर जाती है तो दूसरी टीम अंदर दाखिल होती है और जो अगले 6 घंटे के लिए तैनात होती है। बावजूद इसके कहीं PPE किट की परेशानी है तो कहीं बेड की दिक्कत अभी भी खड़ी है। आईसीयू तो इस वक्त खतरे से खाली नहीं है क्योंकि ये जगह संक्रमितों के सीधे संपर्क में आने वालों का सबसे बड़ा केंद्र है। पेशेंट है, सो केयर देने का वो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग कर रहे हैं। ये PPE किट में आप जो है लगातार डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बट क्या करने का, हमारा काम तो करने का ना, उसके लिए 6 आवर्स ड्यूटी ऐसे हम लोग कर रहे हैं शिफ्ट वाइज। मेडिकल स्टाफ इस वक्त अस्पताल में ठीक ऐसे काम कर रहा है जैसे वो किसी परिवार के सदस्य की देखभाल कर रहे हो। बोल रहे ना, ये लोग पेशेंट को भी फैमिली के जैसे ट्रीट करते हैं। ये मैं ऐड करना चाहती हूँ। मैं सुन रही थी, मैं बोली कि मैं भी इनकी फैमिली में हूँ, ऐसे ट्रीट करते हैं। सिस्टर है ना, मेरे को माँ जैसी मानती है। मेडिकल स्टाफ मरीजों के लिए इस वक्त भगवान से कम नहीं है, लेकिन इन भगवानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई जा रही है। क्या अस्पताल प्रबंधन वो सुविधाएं इन्हें दे रहा है जो इनके जीवन की रक्षा करें? बेसिकली हमने स्क्रीनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, इंक्लूडिंग हमारे स्टाफ और पेशेंट्स बोथ, ताकि जो भी व्यक्ति आ रहा है, मतलब जो भी पेशेंट आ रहा है, अगर नॉन कोविड खास तौर पे आ रहा है तो वो सुरक्षित रहे, और जब कोई स्टाफ किसी के साथ काम कर रहा है तो वो दूसरा स्टाफ भी सुरक्षित।
इस महामारी की चपेट में अब तक जितने भी लोग आए हैं और जो लोग जसलोक अस्पताल में भर्ती हैं, उनके लिए मेडिकल स्टाफ एक ही सहारा है और मेडिकल स्टाफ का सहारा है पर्सनल प्रोटेक्शन किट। इसके अलावा आज वो सुविधा जो कोरोना काल में उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन शुरुआत में तमाम सुविधा सरकारी अस्पतालों को दी गई, लेकिन अब निजी अस्पतालों पर दबाव अचानक बढ़ गया, इसलिए जरूरत अब इन अस्पतालों में सुविधा की ज्यादा है। अश्विनी पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। आखिर धरती पर भगवान का दर्जा ऐसे ही डॉक्टरों को नहीं दिया गया। हमने अभी आपको मुंबई के एक अस्पताल का रियलिटी टेस्ट दिखाया और अब दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के अंदर लिए चलते हैं। ये केंद्र सरकार के उन 29 अस्पतालों में से है जो राजधानी में कोरोना का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता मानव यादव और हमारे कैमरा पर्सन कपिल बेदी सफदरजंग अस्पताल के उस हिस्से में पहुंचे जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों को रखा गया है। देश भर में 2 लाख से ज़्यादा कोरोना के मरीज हो चुके हैं और ये तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। आपके मन में सवाल होगा कि कैसे डॉक्टर्स और मरीज मिलकर कोरोना को मात दे रहे हैं, और ये दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक सफदरजंग अस्पताल में। हम इस अस्पताल के भीतर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मरीज मिलकर कोरोना को मात दे रहे हैं। तो हम इस वक्त सफदरजंग अस्पताल का जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है उसके भीतर हैं। 8 फ्लोर है और इन 8 फ्लोर्स पर जो कोरोना के मरीज़ हैं उनको यहाँ पर रखा गया है, और अब हम इस अस्पताल के उस एरिया में जाएंगे जहाँ पर मरीज़ हैं, लेकिन उससे पहले जो काफ़ी अहम है वो है PPE किट्स। तो ये जो फ्लोर है इस पर कौन कौन रहता है आपके अलावा, और पेशेंट से कैसे आप लोग दूरी बना के रखते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? पेशेंट दरअसल हमारे इंडिविजुअल रूम्स में है। तो इस फ्लोर पे एक सीनियर रेजिडेंट होता है, एक जूनियर रेजिडेंट होता है। हमारे नोडल ऑफिसर, चीफ नोडल ऑफिसर सारे पेशेंट्स को रेगुलरली देखते हैं और रेगुलरली राउंड्स लेते हैं मॉर्निंग इवनिंग में, और हम उनके रूटीन ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, उनके अपने नेजोफ्रेंजियल स्वैब, ओरोफ्रेंजियल स्वैब टेस्ट के लिए भेजते हैं जो हमारे यहीं पे हो जाते हैं। तो आप कब से यहाँ पर हैं और कैसे यहाँ पर ट्रीटमेंट आपका चल रहा है? सर संडे से मैं यहाँ पर हूँ। बाकी ट्रीटमेंट वगैरह जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है अब काफ़ी अच्छी हैं। जो पहले से कंपैरिजन में देखा जाए तो अब मतलब काफ़ी बेटर मुझे लगा हुआ है। बाकी मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्स और इवन हाउस कीपिंग, ये तो मैं काफ़ी अच्छी मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह दे रहे हैं। इवन खाने का भी पहले से इम्प्रूव किया हुआ है। अभी बीच में आए थे तो उन्होंने खाने का भी काफ़ी इम्प्रूव किया है। डॉक्टर बलजीत, अगर मैं गलत नहीं हूँ, किसी मरीज को वेंटिलेटर चाहिए हो ICU की, अगर तो कैसे आप उसको करते हैं? नहीं, कोई पेशेंट सिक हो रहा है, नॉर्मली हम पेशेंट के वाइटल्स रेगुलरली लेते हैं। तो हमें लग रहा है कि कोई पेशेंट सिक हो रहा है, किसी को सांस की दिक्कत बढ़ गई है, तो उसे हम हमारे नीचे इमीडिएटली नीचे फ्लोर पे ICU है तो हम उसे वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ पे हमारे पास पूरा प्रबंध है, इंटूबेशन का, वेंटिलेशन का, वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास, तो वहाँ पे हम उन्हें एडमिट कर देते हैं। अगर हम सिर्फ इस ब्लॉक की बात करें, इस बिल्डिंग की बात करें, तो अब औसतन कितने मरीज़ यहाँ पर अभी तक मतलब डेली ठीक होते हैं? कितने अभी तक कुल यहाँ पर हैं? नॉर्मली हमारे काफ़ी पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। जैसे कि आज हमने इस फ्लोर से ही 4 पेशेंट डिस्चार्ज किए हैं। ऊपर वाले फ्लोर से भी हमने एक 4th फ्लोर पे हमने एक पेशेंट डिस्चार्ज किया है। 5th फ्लोर से भी एक पेशेंट डिस्चार्ज किया है। तो ऐसे हम काफ़ी पेशेंट्स हमारे ठीक हो रहे हैं हमारे। तो हम पहुँचे थे सफदरजंग अस्पताल और हम आपको बता रहे थे कि कैसे एक सरकारी अस्पताल के भीतर कोरोना मरीज़ को लाया जाता है, कैसे उसकी एंट्री प्राइवेट वार्ड के अंदर होती है और वार्ड के अंदर उसको कैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ऐसे में हम विदा लेना चाहेंगे आपसे और जाते जाते सिर्फ इतना ही कहेंगे, डॉक्टर्स, सफाई कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ लगातार ये जंग लड़ रहा है और आप इसमें भागीदार बनिए। घर में रहकर बहुत ज़रूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलिए, और अगर आप बहुत ही ज़रूरी काम के बिना घर से बाहर निकलते हैं तो आप इस जंग को कमज़ोर कर देते हैं। कैमरा पर्सन कपिल के साथ मानव यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और इस वक्त भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। LAC पर चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे हटी है। जी हां, 2 किलोमीटर पीछे हटी है चीन की सेना। गलवान घाटी में चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे चली गई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ी निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर। सुमित चौधरी हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, क्या माना जाए, चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हटी है, ये जो रुख में बदलाव देखा जा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह खासतौर पे सभी लगातार बातचीत का दौर है, जो न सिर्फ मिलिट्री फ्रंट पे बल्कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी
दोनों के बीच चल रहा था। और अब ये कहा जा रहा है कि गलवान नाले के पास गलवान वैली में जो लगातार स्टैंड ऑफ था, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं दोनों सेनाएं जो है वो आपस में समझौता करके थोड़ा थोड़ा पीछे हटी हैं। और खास बात ये कि 6 तारीख को समीर एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है जिसमें खासतौर पर जिसके अंदर लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो खुद शामिल होंगे और वो इन सभी चीजों पर दोबारा से एक बार फिर बात करेंगे। तो माना जा रहा है कि दूसरे जगह इलाके जो हैं, जो पैंगोंग त्सो लेक या दूसरे इलाके हैं, उस पर लेकर भी दोनों में आम सहमति या फिर दोनों में बातचीत का दौर और आगे पॉजिटिवली बढ़ सकता है। समीर, चलिए शुक्रिया सुमित आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। और अब बात करते हैं उन 2 राज्यों पर आए तूफान के खतरे की जहां कोविड केस सबसे ज्यादा हैं। कोरोना वायरस का कहर कब थमेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन यह जरूर पता है कि इस साल कुदरती आफत थमने का नाम नहीं ले रही। कोरोना काल में एक और आफत आई जिसका नाम है साइक्लोन निसर्ग। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ तूफान महाराष्ट्र में समुद्री तट से टकराया। कैसे और कितना कहर बरपाया, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब साइक्लोन निसर्ग मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर अलीबाग के पास समुद्र तट से टकराया। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा और मूसलाधार बारिश का ये शोर सुनकर हर कोई सिहर गया। बारिश इतनी कि कुछ भी साफ साफ देख पाना नामुमकिन था। कुदरत का ये रौद्र रूप देखकर ऐसा लगा जैसे कयामत आ गई हो। हवा और पानी का ये डबल हमला सब कुछ तबाह करने पर आमादा दिखा। समुद्र तट से लेकर शहर के अंदर तक तेज हवाएं सब कुछ उड़ा ले जाना चाहती थीं और उसके साथ भारी बारिश सब कुछ डुबो देने और तबाह करने पर आमादा थी। तूफानी हवाओं के आगे बड़े बड़े पेड़ भी तिनके की तरह हिलने लग गए। अब गिरे कि तब गिरे, ये हाल हो गया। कैमरे में इन तस्वीरों को कैद करते हुए लोग ऊपर वालों को याद कर रहे थे, क्योंकि जिस ताकत के साथ साइक्लोन निसर्ग आया उसने सबको झकझोर दिया। अलीबाग की तरह ही तूफान ने पूरे रायगढ़ जिले में जबरदस्त जोर दिखाया। पानी और हवा के प्रहार का ऐसा मंजर दिखा जिसने दिलों में दहशत भर दी, जिसका अंदाजा ये तस्वीरें देखकर लगाया जा सकता है। रायगढ़ के पेन इलाके में एक छत से टीन शेड मिसाइल की तरह उड़ा और उसके साथ ही वहां रखे गमले किसी बम की तरह करीब की इमारत से टकराए। रायगढ़ के अलग अलग इलाकों से छत उड़ने की ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जो डराने वाली थी। तूफानी हवाओं ने रत्नागिरी में भी अपना कहर बरपाया। अपने सामने आने वाली हर चीज को उड़ा ले जाने पर यह आमादा दिखी। ये तस्वीरें रत्नागिरी में समंदर की लहरों के बीच फंसे एक जहाज की है। आप देख सकते हैं किस तरह लहरों के उफान से ये भारी भरकम जहाज हिचकोले खा रहा था। सीमेंट से भरे इस जहाज के साथ उसमें मौजूद कई लोगों की जान भी मुश्किल में थी। बड़ी मुश्किल से किसी तरह जहाज को किनारे लगाया गया। तूफान सब कुछ उड़ा ले जाना चाहता था, जैसे कि इस इमारत की छत को ले उड़ा। लोहे की मोटी चादर किसी कटी पतंग की तरह उड़ गई। तूफान से कितना नुकसान हुआ यह अभी तक नहीं कहा जा सकता, लेकिन तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए साइक्लोन निसर्ग ने तबाही काफी मचाई है। और निसर्ग तूफान की जद में मुंबई भी आई, वहां भी नुकसान हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना डर था। ऐसा लगा जैसे कोरोना की मार झेल रही माया नगरी को कुदरत ने बख्श दिया, क्योंकि अलीबाग के पास टकराकर मुंबई आते आते तूफान कमजोर पड़ गया। मुंबई के समुद्र तट तक पहुंचने से पहले ही तूफान 50 किलोमीटर दक्षिण की ओर खिसक गया। इससे तूफानी हवाओं का खतरा तो टल गया, लेकिन भारी बारिश का खतरा बरकरार है। साइक्लोन निसर्ग की वजह से मुंबई में समंदर के जितना अशांत होने की आशंका थी वैसा नहीं हुआ, लेकिन तूफानी हवाओं और बारिश का असर दिखा।
ये तस्वीरें घाटकोपर की हैं, जहां पहले बारिश की वजह से पानी भरा और फिर नाला उफान पर आ गया। बीजेपी विधायक रामदास कदम द्वारा जारी वीडियो में सड़क पर समंदर जैसा मंजर दिखा। पानी की तेज धार में सब कुछ बहता हुआ दिखा। भारी भरकम मोटरसाइकिल भी तिनके की तरह पानी के साथ बहती नजर आई। मुंबई के ऊपर उमड़ते घुमड़ते काले बादलों के साथ तेज हवाएं भी बहीं और उनके साथ कई मकानों की छतें तक उड़ गईं। अब जरा बांद्रा की इस तस्वीर को देखिए, किस तरह एक इमारत की मरम्मत के लिए बनाया गया मचान बारिश और हवाओं से कमजोर होकर भरभरा कर गिर पड़ा। तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबरें आईं। नरीमन पॉइंट काला चौकी में एक पेड़ तो टैक्सी पर गिर पड़ा। इस नुकसान की आशंका थी और वो हुआ, लेकिन जिस बड़े नुकसान की आशंका थी वो नहीं हुआ, और वो था खुले मैदानों और स्टेडियम में बने कोविड हॉस्पिटल्स को नुकसान। क्योंकि अगर मुंबई के समुद्र तट तक पहुंचने से पहले ही तूफान 50 किलोमीटर दक्षिण की ओर खिसक न गया होता तो ये कोविड हॉस्पिटल्स भी तूफान की चपेट में आ सकते थे। लेकिन गनीमत रही कि ऐसा नहीं हुआ। हालांकि भारी बारिश का खतरा अभी भी बरकरार है। तो मुंबई पर खतरा तो टल गया, लेकिन कुदरत का कहर सावधान जरूर कर गया। मुंबई ने 100 साल में तूफान नहीं देखा है और जिस इलाके में तूफान टकराया वो बहुत ही सघन, बहुत ही घनी आबादी वाला इलाका है। और बीएमसी महाराष्ट्र सरकार को भविष्य के लिए रणनीति बनाना कितना जरूरी है ये बिल्कुल आज साफ नजर आया। और आगे बढ़ने से पहले देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,10,000 के करीब हो गई है। इनमें से 1,02,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और 1,01,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। हैदराबाद के निम्स यानी निजामुस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 4 रेजिडेंट डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया है। डॉक्टरों के साथ अस्पताल के 3 कर्मचारी भी संक्रमित पाए गए हैं। हैदराबाद में कोरोना के 1,600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए वन नेशन वन मार्केट का रास्ता साफ कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत मिशन में पिछले दिनों वित्त मंत्री ने 65 साल पुराने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव की बात कही थी। कैबिनेट ने उस फैसले पर मोहर लगा दी, जिसके बाद किसान अब कहीं भी अपनी पैदावार बेच सकेंगे। लद्दाख में सीमा पर जारी तनाव के बीच 6 जून को भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच वार्ता हो सकती है। भारत चीन सीमा पर करीब 1 महीने से चल रहे गतिरोध के बीच मिलिट्री फ्रंट पर यह सबसे बड़ी मीटिंग मानी जा रही है। लद्दाख में चीन से तनातनी पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर निशाना साधा। एक अंग्रेजी अखबार की खबर ट्वीट करके पूछा, क्या भारत सरकार इस बात की पुष्टि कर सकती है कि एक भी चीनी सैनिक भारतीय सीमा में नहीं घुसा है? जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। जैश ए मोहम्मद के बड़े आतंकी फौजी अब्दुल रहमान और फौजी भाई समेत 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। फौजी भाई आईईडी एक्सपर्ट था, पाकिस्तान के मुल्तान का रहने वाला था और 2017 से घाटी में सक्रिय था। बनिहाल और पुलवामा समेत कई हमलों में शामिल था। आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर हत्या की साजिश का आरोप है। केरल के मल्लपुरम में एक गर्भवती हथनी की मौत के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हथनी को कुछ लोगों ने पटाखे से भरे अनानास खिला दिए थे, जो हथनी के मुंह में फट गए और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उत्तराखंड सरकार 4 धाम यात्रा शुरू करने पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है। इसके मद्देनजर सीमित, नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से 4 धाम यात्रा शुरू करने पर हालात के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। और अब आपके लिए खास रिपोर्ट। जहां पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के लिए चमगादड़ों को कोसा जा रहा है, वहीं एक जगह ऐसी है जहां चमगादड़ों को बेहद शुभ माना जाता है। चमगादड़ों के चमत्कार से जुड़ी यह रिपोर्ट देखिए।
पूरी दुनिया में जिन चमगादड़ों को कोरोना वायरस फैलाने के लिए कोसा जा रहा है, माना जा रहा है कि चीन के वुहान शहर से जिन चमगादड़ों से कोरोना की चेन चली, जिन चमगादड़ों से निकले एक वायरस ने दुनिया के कई शहरों में लाशों का अंबार लगा दिया, न जाने ही कितने मुल्कों में हजारों मरघट बना दिए। क्या वो चमगादड़ चमत्कारी भी होते हैं? हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां इन चमगादड़ों को बेहद शुभ माना जाता है। ये तस्वीरें उड़ीसा के जाजपुर से आई हैं। यहाँ एक तरफ है हरियाली भरा मैदान और दूसरी तरफ आसमान में गूंजते हजारों लाखों चमगादड़। यहाँ के लोग चमगादड़ों को बेहद शुभ मानते हैं। इनका मानना है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो यहाँ रहने वाले चमगादड़ इसका पहले ही संकेत दे देते हैं। जब हम लोग घर से कुछ काम से निकलते हैं और बादल देख के जाते हैं, काम बहुत फलदायक होता है। और एक वेरी स्पेशल मैटर है कि जब बादल एक साथ पेड़ से निकलना शुरू करते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं कुछ अनहोनी होने वाला है और हम लोग सतर्क हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि 21 साल पहले आए विनाशकारी तूफान हो या फिर कुछ दिन पहले आया सुपर साइक्लोन अम्फान, यहाँ रहने वाले चमगादड़ 4 से 5 दिन पहले ही उड़ जाते हैं। हम लोग के लिए बहुत शुभदायक प्राणी है। जैसे कि मैं घर से निकलता हूँ, जो भी काम में जाता हूँ उसको देख के जाने से मेरा काम बहुत शुभ और आसान मन बनता है। और प्राणी जगत जीव जंतु के लिए ये बहुत ही शुभदायक फल होता है और सब लोग को उसका ख्याल रखना चाहिए। चमगादड़ों को आज तक सिर्फ तबाही का मंजर फैलाने के लिए ही जाना गया है। दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के लिए भी चमगादड़ को ही फिलहाल जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए चमगादड़ शुभ हैं। ये न सिर्फ उन्हें बांधते हैं बल्कि उनका बहुत ख्याल भी रखते हैं। और फिक्र आपकी में अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट का, जिसका नाम है जो है सो है। देखिए एक खास अंदाज में खबर दिनेश के साथ। दिल्ली की सड़कें कोरोना का थैंक यू कर रही हैं। जिस दिल्ली में गाड़ियां दिन रात रोडों को रौंदा करती थी, वहां सड़कों को सांस मिली। जिन सड़कों को पिताजी की समझकर चाहे जितनी पीक मारना लोगों का फेवरेट पास टाइम था, वहां रोड का नेचुरल काला रंग पहले से ज्यादा निखरा हुआ है। जिन रोडों पर दारू की खाली बोतलें और यूज करके लापरवाही से थ्रो कर दिए गए प्लास्टिक के ग्लास रोज पनाह पाते थे, कोरोना के सदके वहां कुछ सफाई दिख रही है। किसी के ओवरटेक से या गाड़ी में दूसरी गाड़ी का बम्पर छू जाने से तैश में हैंड ब्रेक खींचकर झटके से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आने वाले और फिर बीच सड़क में लंबा जाम लगाकर तू मैं करने वाले और यहां तक कि रोड रेज में गोली चला देने के लिए कुख्यात दिल्ली के सड़क सूरमा इन दिनों गांधी के पुजारी बन गए हैं। आदतन हाथ हैंड ब्रेक तक तो जाता है, पर तभी अंतरात्मा की आवाज कहती है कि कोरोना काल में हाथापाई तो दूर, मुंह लगना भी ठीक नहीं, वरना भड़ास तो निकल जाएगी पर कोरोना आ जाएगा। बस इसके बाद दूसरी गाड़ी को कोफ्त में ही सही आगे बढ़ने का इशारा करके अपनी गाड़ी भी गियर में डालकर आगे बढ़ा दी जाती है। बाकी तो जो है सो है। और आज के फिक्र आपकी शो में मेरे साथ बस इतना ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।